हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सीएस अंकिता। तो आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी सप्लीमेंट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स एंड रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट कंपनी लॉ, जो आपका मॉड्यूल 1 पेपर 2 में है। नाउ सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हमको कब तक क्लैरिटी, मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लैरिटी रहती है, बट फिर भी मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ कि आपके जून 2020 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स बाय वे ऑफ इन सर्कुलर्स रूल्स, कुछ भी आपका अगर लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आई है तो वो आपको दिसंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल है और वो करके जाना है। नाउ जो हमारे इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट इशू करता है, हर बार करता है, तो जो इस बार भी इशू की है ना, देखो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपके अमेंडमेंट्स आई हैं, बट अब ये जो पढ़ना है ना थोड़ा इजी नहीं होता। देखो ये थोड़ा सा बेयर एक्ट होता है काइंड ऑफ, और ये एक्सप्लेन करना थोड़ा मतलब बच्चों को अगर क्लैरिटी है तो ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ जाएगा, बट फिर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने इसका एक टेबुलर चार्ट फॉर्म बनाई है जो आपको समझने में इजी होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से बनाया हुआ है। जी, ये आपका टेबुलर चार्ट फॉर्म है जिसमें मैंने सेग्रीगेट किया है चैप्टर। ये चैप्टर में से है किस डेट को नोटिफिकेशन आई थी, टॉपिक, सब टॉपिक और उसका इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल सेक्शन। ठीक है, तो ये मैं आपको, आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी जितने भी चैप्टर्स में नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना, जो मैंने आपको 3 तरीके से एक्सप्लेन करने आए हैं इसको। ओके, तो चैप्टर्स जो कवर्ड हैं, सारे चैप्टर्स में आपके अमेंडमेंट नहीं है, टोटल 10 चैप्टर्स में आपके अमेंडमेंट है। जैसे कि चैप्टर 1 कंपनी लॉ, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, सीएसआर, अकाउंट्स ऑडिट, ऑडिटर्स, फिर इंटरकॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट गारंटीज एंड सिक्योरिटीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब सेक्शन 188। ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, जो आपका मर्जर अमेलगमेशन वाला चैप्टर है उसमें। देन एमसीए फाइलिंग इन एक्सपीआरएल, डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ केएनपी। तो टोटल 10 चैप्टर्स में आपकी अमेंडमेंट है। अब हम एक वन बाय वन इसको देखेंगे। जी, ओके, तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, इसमें जो आपकी अमेंडमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि डेफिनेशन बताती है गवर्नमेंट कंपनी। नाउ एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखो, सबसे पहले तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आपके कंपनीज हैं वो शेयर जो इशू करती हैं, जब वो शेयर्स इशू करती हैं तो वो दो टाइप से करती हैं। एक आपके इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल राइट्स एज इन टू वोट, ठीक है, और डिविडेंड, तो दोनों में इक्वल राइट्स होते हैं, आपके पास पूरी पावर होती है। सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स या मतलब या तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे या फिर आपको सेकंड डिविडेंड मिलेगा। तो ये आपके दो टाइप्स के शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो इसी के रिस्पेक्ट में ये डेफिनेशन को चेंज किया गया है। देखो, explanation में for the purpose of this clause, the paid up share capital shall be constitute as total voting power where shares with differential voting rights have been issued। मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी जो आपके शेयर, जो अपने शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ इशू करती है, तो उसकी डेफिनेशन में पेड अप शेयर कैपिटल की जगह टोटल वोटिंग पावर आ गया है। ठीक है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है और ये आपका चेंज है। अब इससे इम्पैक्ट क्या आया? With the insertion, more clarity has been given to the definition of government company, वो company which has issued shares with differential voting rights। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ में गवर्नमेंट कंपनी में आपका ये चेंज आया है। नाउ प्रोसीड टू चैप्टर सेकंड, शेयर एंड शेयर कैपिटल। देखो, शेयर एंड शेयर कैपिटल में बेसिकली रूल्स में चेंज आया है। कहीं पे कोई चीज सब्स्टिट्यूट हुई है, कहीं पे कोई इंसर्ट हुई है और कोई कहीं पे ओमिट हुई है। तो मैं आपको
ट्रक से बता देती हूँ कि क्या है, सिर्फ इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा क्योंकि ये आपका ऐसा समझने का कुछ नहीं है। देखो रूल 2 में ऑफ द कंपनीज इशू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स रूल 2014 फॉर द वर्ड्स फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स स्कीम 1993 at both places where they occur has been substituted depository receipts scheme 2014। तो जिस तरीके से ये जो वर्ड है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014। बस इसमें और कोई चीज नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो याद रखना है वो करना है कि जो फर्स्ट चीज है आपकी वो सब्स्टिट्यूट हुई है इन रूल 2। नाउ रूल 2 सबसेक्शन 1 आफ्टर क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड, मतलब कोई चीज नई आपकी इंसर्ट हुई है, एड ऑन हुई है। Overseas depository or overseas depository bank shall mean foreign depositories as defined in the scheme। तो इस तरीके से आपकी ये डेफिनेशन और क्लियर कर दी गई है कि ओवरसीज डिपॉजिटरी और ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक शैल मीन फॉरेन डिपॉजिटरी। देखो ओवरसीज का मतलब क्या होता है, बाहर का, तो उस तरीके से उस डिपॉजिटरी को क्या बोल दिया गया है, फॉरेन डिपॉजिटरी एज डिफाइंड इन दी स्कीम। नाउ रूल 5 सबसेक्शन 1 of this मतलब substituted to provide more clarity which is under the depository receipts can be issued by way of public offering or private placement, ये हम सबको पता है, और any other manner prevalent in the concerned jurisdiction and may be listed or traded on the listing or trading platform in the concerned jurisdiction। देखो इसमें जो चीज सब्स्टिट्यूट की गई है ना, ये करी हुई है कि सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी डिपॉजिटरी रिसीट्स होती हैं वो हमारी पब्लिक और प्राइवेट हम आराम से इशू कर सकते हैं। बट उसके साथ उसने बोला है कि और भी कोई ऐसा मैनर जो आपके कंसर्न जुरिडिक्शन में आ रहा है एंड मे बी लिस्टेड और ट्रेडेड, और वो वहाँ के जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है, लिस्ट किया जा सकता है, तो वो भी आपका सारा इसमें इंक्लूडेड है। और ये जो है एक क्लैरिटी के लिए, क्योंकि इस पे देखो हमारे सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना, केस स्टडीज आती हैं। अब जब केस स्टडीज आती हैं तो आपको क्लैरिटी जब तक नहीं होगी आप अपनी केस स्टडी में ब्लंडर कर सकते हो, पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो हर एक रूल को अच्छे से पढ़ना है। Further proviso Rule 7 which states the proceeds of issued depository may be remitted in the International Financial Service Center Banking Unit and utilized in accordance with the instructions from RBI time to time। तो ये रेमिटेंस का है, ठीक है, कि जो आपके डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू हुए हैं may be remitted in an International Financial Services Center Banking Unit। ओके, नाउ रूल 5(3) एंड रूल 1 वर्ड अब्रॉड जो है वो आपका ओमिट हो गया है, खत्म हो गया है। नाउ जो इसमें दूसरा एक है वो है आपका स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड। देखो स्टार्टअप कंपनी की जो डेफिनेशन पहले इशू की थी ना इन 2016, वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यानी DIPP ने इशू करी थी, जिसमें की जो लिमिट थी वो आपकी कितनी थी, 5 साल थी, ठीक है। बट अब क्या कर दी है, अब जो उसने इशू किया है, जो न्यू डेफिनेशन आपकी इशू हुई है बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT। अब ये नहीं बोलोगे आपकी DIPP ने ही इशू करी है, नहीं, अब जो हमारी डेफिनेशन आई है वो है DPIIT। इसकी डेफिनेशन की जगह जो इसकी डेफिनेशन आई है उसमें आपके 10 years है, ठीक है। तो वाइड नोटिफिकेशन कब आई थी आपकी, 2019 में, द प्रोविजन शेयर एंड कैपिटल फॉर दिस, और 10 years उसने डाल दिया है। तो इस तरीके से चैप्टर 2 में आपकी कुछ चीजें इंसर्ट हुई हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट हुई हैं, और एक चीज अब्रॉड जो वर्ड है आपका ओमिट कर दिया गया है। और फिर जो आपका सेकंड अमेंडमेंट है वो है आपकी स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन में दिया। तो नाउ चैप्टर 4 डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स, इसमें जो आपके अमेंडमेंट आई है वो आई है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये पॉइंट पहले भी था बट इसमें स्लाइटली एक चेंज आया है, जो ये कहता है आपको द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ अ सम बाय अ कंपनी विच shall not be less than 15% of the amount of its debentures maturing that year ending 31st day of March of the next year or on before 30th day of April in each year in respect of debentures issued by such company। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका रूल्स में गिवन है
DRR के जो रूल्स है ना उसमें गिवन है, तो उसमें एक एडिशनल चीज क्या हुई है कि पहले क्या था 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट्स इट। बट अब बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर्स इज नॉट एप्लीकेबल। एक तो ये कंडीशन में यहाँ पे एड ऑन हुआ है, और सेकेंडली कि जो आपका एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इशू डिवेंचर्स इशू करती है, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स बाय द लिस्टेड एनबीएफसीज एंड फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड अदर लिस्टेड कंपनीज। तो ऐसी जो प्राइवेटली डिवेंचर्स प्लेस कर रही है, इशू कर रही है बाय द लिस्टेड एनबीएफसीज एंड हाउसिंग कंपनीज, तो ये इसमें एक चेंज आया है। पहले इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं था। बट ये जो 15% वाली चीज है ये पहले भी थी, अब भी है। अब इसमें जो एक चीज आई है वो अप्रैल वाली आई है, 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर। और सेकेंडली जिन कंपनीज पर ये एप्लीकेबल नहीं है वो चीज इसमें डाली हुई। तो अभी तक हम एक बार देख लेते हैं। हमने 3 चैप्टर्स में देखा इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, जिसमें कि जो एक पर्टिकुलरली चेंज था वो गवर्नमेंट कंपनी में था, फिर शेयर कैपिटल में कुछ चीजें थी, स्टार्टअप कंपनी में मेन डेफिनेशन में चेंज था, देन आपका डेट कैपिटल में डीआरआर के जो रूल्स है उसमें चेंज है, ठीक है। नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ये है क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड फॉर कोविड-19। कोविड-19 की वजह से ये सारा चेंज इसमें आया है। आपको पता होगा कि पीएम केयर्स फंड करके स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि कोविड के लिए हम डोनेट कर रहे थे। तो क्लैरिफाई किया गया है कि अगर ऐसा कोई फंड, सीएसआर फंड हम कोविड-19 के लिए देते हैं, तो इट इज एलिजिबल फॉर सीएसआर एक्टिविटी। अब इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये आपकी केस स्टडी बन सकता है। अगर कोई ऐसा आया कि सीएसआर एक्टिविटी में जो भी आपने पहले चीजें पढ़ी हैं कि आप क्या स्पेंड कर सकते हो, क्या इसमें इंक्लूड होता है एज सीएसआर एक्टिविटी और नॉट। बट अगर आपका एक छोटा सा केस लॉ ये बनता है कि अगर हमने कोविड-19 के टाइम पर पीएम केयर फंड में कुछ अमाउंट डाला है, तो वो भी आपकी क्या है, सीएसआर एक्टिविटी में आएगा। फंड्स में बी स्पेंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू कोविड-19। अब कोविड-19 के रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट है, वेरियस एक्टिविटीज हैं, आप उसके लिए कर रहे हो, जो कि आपकी शेड्यूल मतलब आइटम नंबर 1 to 12 of Schedule 7 relating to promotion of healthcare, including preventive healthcare, sanitation, disaster management, further as per this and this, जो आपका पहले 2014 में भी आ गया था, उसके हिसाब से जो भी आप हेल्थ केयर में या कोविड-19 के टाइम पे जो भी अमाउंट स्पेंड करोगे वो आपका सीएसआर में काउंट होगा। नाउ सेकंड, आपकी जो ये 26 मई 2020 को एक नोटिफिकेशन आई है कि आइटम नंबर 8 in the Schedule 7 of the Companies Act 2013 and in Schedule 7 this after the words, तो जो आपका शेड्यूल है उसमें आपका जो पॉइंट नंबर 8 है, आइटम नंबर 8 है, उसके बाद आपको पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड द वर्ड्स और प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड लाइक शैल बी इंसर्टेड। तो इसमें भी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बाद आपका पीएम केयर फंड जो है इसमें सब्स्टिट्यूट किया गया है, इंसर्ट किया गया है। दिस नोटिफिकेशन विल डीम टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 28 मार्च 2020। अब इससे क्या हुआ है, पीएम केयर फंड हैज बीन सेट अप to provide relief to those affected in any kind of emergency or distress situation. Accordingly, with this amendment, any contribution made to PM care shall qualify as CSR expenditure. तो एक तरीके से आपका क्या बताया गया, पहला कि जो आप कोविड-19 पे कोई भी टाइप का डोनेशन करते हो, अमाउंट स्पेंड करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, वो आपका सीएसआर एक्टिविटी में आएगा। और सेकेंडली जो चेंज आया है वो ये आया है कि जो आपका पहले शेड्यूल में जो आइटम्स गिवन थे पीएम नेशनल रिलीफ फंड के बाद, उसमें आपका पीएम केयर फंड भी इंसर्ट किया गया है। तो इससे क्लैरिफाई होता है कि आपका जो भी पीएम केयर फंड में जो भी होगा वो आपका सीएसआर एक्टिविटी में काउंट होगा। नाउ एमसीए की जून 2020 में 23 जून में एक आया था अमेंडमेंट कि इंक्लूड द मेजर द बेनिफिट ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ and Central Paramilitary Forces CPMF veterans and their dependents including widows in the corporate social responsibilities। तो ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इस तरीके से आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखो
बोला है, इसने इंसर्शन किया है कि कोई भी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा होंगे, तो उसको is required to annex the secretarial audit report with its board report along with what auditors मतलब auditing. तो नाउ लेसन 8 अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इसकी जो नोटिफिकेशन आई है वो आपकी आई है 3 जनवरी 2020 में, जो रूल 9(1) में आया है, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल रूल्स 2014। इसमें वो क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 करोड़ से ज्यादा है is also required to annex the secretarial audit report and board report। तो उसको आपको secretarial audit report और बोर्ड रिपोर्ट एनेक्स करनी है। और उसने साथ में ये भी क्लैरिफाई किया है, एमसीए ने क्लैरिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ दिस पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड केस में भी एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो इसमें क्या बोला है उसने, देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे कि पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। इस रूल में कहीं भी कोई भी चीज आती है वो आपको एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन काउंट लेनी है, और पीछे की हम नहीं देखेंगे, एज ऑन दैट डेट मतलब लेटेस्ट देखेंगे। तो इसमें क्या है, रूल 9 सबसेक्शन 1 में वो कह रहा है सिर्फ कि हर एक कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक 100 करोड़ से ज्यादा हैं, उसको सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट एनेक्स करनी है, और वो जो होनी चाहिए वो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नाउ सेकंड क्या बोल रहा है, वो ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, यानी जो आपका कारो रिपोर्ट थी, would have been applicable from the financial year 1920। 1920 से वो applicable होना था, but due to outbreak of COVID-19, in order to ease the burden on companies and their auditors for the financial year 1920, government has decided that the company's auditor report order 2020 shall be made applicable for the financial year 2021, not from 1920। फिर आपका नेफ्रा का है, नेफ्रा का जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी थी, ठीक है, नेफ्रा 2 फॉर द रिपोर्टिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर 270 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिप्लॉयमेंट फॉर दिस तो वो एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। नाउ चैप्टर लेसन 10 एन ओवरव्यू ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट गारंटीज एंड सिक्योरिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, दैट इज सेक्शन 188 सबसेक्शन 1। अब इसमें क्या बोला है, देखो चैप्टर ये जो आपका है इंटर कॉर्पोरेट सॉरी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाला जो सेक्शन है, उसमें आप क्या करते हो कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है बाय वे ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कुछ भी, तो सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 शेल नॉट अप्लाई, मतलब एक तरीके से 188 की जो प्रोविजंस हैं वो तो इंटैक्ट हैं, उसमें कोई आपका चेंज नहीं आया, बट किस पे वो एप्लीकेबल नहीं है वो आपको बताया जाएगा। सेक्शन 181 सबसेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो एज इट इज हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट किस पे अप्लाई नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट एंटर इनटू बाय इट with any other government company or with central government or state government or in combination thereof। मतलब गवर्नमेंट कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उसका कोई कॉम्बिनेशन है तो उस पर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। अ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह इस पे भी नहीं होगा। तो इन केस सच कंपनी obtains approval of ministry or department of central government which is administratively in charge of the company as the case may be the before entering into contract हो गया। इनफैक्ट क्या है इसका, बिफोर दिस अमेंडमेंट
द कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह इज ओनली एग्जेम्प्टेड, बट एग्जेम्प्टेड टू एक्सटेंट ऑफ द। देखो एक तरीके से इसमें क्या बोला गया है, देखो जो सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 में ना, उसमें कोई चेंज नहीं, वो किस पर अप्लाई नहीं होगा, डज नॉट अप्लाई टू, शैल नॉट अप्लाई टू, वो हमें देखना है। तो वो सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट कंपनी, सबसे पहले जो पहले था बिफोर दिस अमेंडमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हो रहे थे फिर एनी अदर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो एग्जाम्प्टेड। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के साथ करोगे तो वो एग्जाम्प्ट होता था, बट अब क्या हो गया है, अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, तो इस तरीके से जो भी आपका कॉम्बिनेशन आता है, कुछ भी आता है, उस तरीके से भी वो क्या हो जाएगा, इंक्लूड होके एक्सटेंड कर दिया उसकी लिमिट। ठीक है, नाउ आपका सेकंड चैप्टर, कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। देखो इसमें ना दो तीन चीजें हैं, एक तो आपका वाइंडिंग अप रूल्स 2020 है। ठीक है, तो वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल अदर देन अंडर क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो थी 3 फरवरी 2020। अब हैज इंट्रोड्यूस्ड कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन अमेंडमेंट रूल 2020 फॉर फर्दर अमेंडिंग द कंपनीज wherein the norms for filing the application arrangement is specified. As amended rule, new sub-rule 5 has been inserted after sub-rule 4 in rule 3. तो rule 3 में आपका rule 4 के बाद क्या है, इंसर्ट हुआ है rule 5। ठीक है, सब रूल बोल रहे हैं ना, तो rule 4 के बाद rule 3 सब रूल 5 आपका आया है। Accordingly, a member of a company making an application for the arrangement in pertaining to a takeover offer के regarding, जो कि आपका क्या है, सेक्शन 230 सबसेक्शन 11, उसमें दो कंडीशंस आपकी फुलफिल करनी बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि टेक ओवर प्रोसीजर में चेंज आया है, जो कि सेक्शन है आपका 230 सबसेक्शन 11। तो उसमें टू कंडीशंस हैं जो आपको मस्ट फुलफिल करनी है, मस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सच मेंबर अलोंग विद एनी अदर मेंबर, या तो वो मेंबर एक्स है या साथ में आपके वाई और जेड भी हैं। ठीक है, शेल होल्ड नॉट लेस देन 3/4 of the shares in the company, and such application has been filed for the purpose of acquiring part of the remaining share of the company. Further, this amendment also provides for the norms of pertaining to the contents of the application. तो वो कह रहा है कि जो एक मेंबर है जो फाइल करने जा रहा है, एप्लीकेशन देने जा रहा है, उसको हम मान लेते हैं एक्स, विद एनी अदर मेंबर शेल होल्ड नॉट लेस देन 3/4 से कम नहीं होना चाहिए। देखो जब आपकी ऐसी कंडीशन आती है ना कि आप चौधरी बन के एप्लीकेशन तो देने जा रहे हो, ठीक है, बट आपके पास है कुछ नहीं, है ना, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस हिसाब से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि सच मेंबर यानी एक्स और विद एनी अदर मेंबर, तो या तो मैं हूं या मेरे साथ दो तीन लोग और हैं, वो और हैं, और हम मिलकर कम से कम नहीं तो 3/4 शेयर्स को होल्ड करते ही करते हैं। ठीक है, इन दी कंपनी, तभी हम इतनी काबिलियत रख रहे हैं कि हमें जाना है और अप्लाई करना है। अगर हम 10% भी हमारे पास है नहीं, हम होल्ड नहीं करते 10% और हम चले जाते हैं कि भाई हमें एप्लीकेशन देनी है फॉर दिस एंड दैट, तू है कौन, तेरी औकात क्या है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ही हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कम से कम मिनिमम 3/4 ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी, एंड such application has been filed for the purpose of acquiring any part of the remaining shares of the company। ठीक है, आपने दो चीजें नहीं करनी है, shall not, shall hold not less than, and such application has been done। अब ठीक है, अब ये तो आपकी एक अमेंडमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नाउ सेकंड यहाँ से स्टार्ट है, एन एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ टेक ओवर ऑफर, ये चल वही रहा है 230 सबसेक्शन 11। ठीक है, shall contain the report of the register valuer disclosing details of valuation of the shares proposed to be acquired by member after taking into account the following factors। तो आपकी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की भी एक रिपोर्ट उसमें होनी चाहिए। उसमें और क्या होगा, फॉलोइंग फैक्टर्स, द हाईएस्ट प्राइस पेड बाय एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ।
पिछले 12 मंथ्स में सबसे जो हाईएस्ट प्राइस है फॉर द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स, ठीक है, उसकी डिटेल। फेयर प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी डिटरमाइंड बाय द रजिस्टर वैल्यू आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यूएशन पैरामीटर्स इंक्लूडिंग रिटर्न ऑन नेटवर्थ। मतलब जब देखो रजिस्टर वैल्यूअर जो होता है ना, वो हर चीज कंसिडर करता है, तो इसलिए बोला है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यूएशन पैरामीटर्स। उसको पता होगा वैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या क्या है, दैट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ, book value of shares, earning per share, price earning multiple, or industry average, and such other parameters are customary for valuation of shares of such companies। तो मतलब हर एक चीज इंक्लूड करने के बाद ये दो पैरामीटर्स या दो फैक्टर्स आपके इंक्लूड होने चाहिए इन रजिस्टर वैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस पेड एंड फेयर प्राइस ऑफ शेयर्स। फेयर प्राइस ऑफ शेयर्स मतलब हर एक पैरामीटर को इवेल्युएट करने के बाद या कंसिडर करने के बाद वो चीज आपकी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। नाउ द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय मेंबर मस्ट कंटेन डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसकी डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू बी ओपन सेपरेटली बाय अ मेंबर वेयर इन सम ऑफ अमाउंट नॉट लेस देन हाफ ऑफ टोटल कंसिडरेशन ऑफ द टेक ओवर ऑफर इज डिपॉजिट। जो भी आपका टेक ओवर ऑफर है उसकी जो भी डिपोजिशन है वो कम से कम आधा प्राइस होना चाहिए और उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट वाली चीजें थी वो आपकी बेसिकली तीन थी। आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो रखना है 230 सबसेक्शन 11, जो कि टेक ओवर प्रोसेस के बारे में बताता है। अगर आप उसके रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन देने जा रहे हो तो आप खुद एक्स या आपके साथ वाई जेड भी हैं, मिलाकर कम से कम नहीं तो 3/4 आपकी वैल्यू होनी चाहिए फॉर अप्लाइंग। एक तरीके से कुछ वजन होना चाहिए ना, कोई एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो आप जाके सामने वाले को बोलोगे। सेकंड आपका वैल्यूएशन वाला था कि आपको आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट उसमें डालनी है एप्लीकेशन के साथ, और फिर आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका कितना अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए। अब है कमेंसमेंट नोटिफिकेशन टू 230 सबसेक्शन 11 एंड 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपका आया था ये 3 फरवरी 2020 इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कंफर्म्ड बाय सबसेक्शन 3 ऑफ दिस एंड दैट डेट ऑन द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन शैल केम इनटू फोर्स। तो मतलब ये सेक्शंस कब आए थे, ये सिर्फ बेसिकली उसने ये बताया है। अब है लेसन 17। इसके पहले एक्सबीआरएल और डायरेक्टर्स भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी अभी इसी वीडियो में। अभी हम एक गो में ये वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं। देखो रूल 8A, एवरी प्राइवेट कंपनी विच हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर shall have whole time company secretary। इम्पैक्ट क्या है? With this amendment in Rule 8A of companies this and that, MCA has clarified that every private company which has paid up capital of 10 crores rupees or more need to appoint whole time company secretary। तो एक तरीके से रिक्वायरमेंट डाली है कि जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी है और जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपीज और मोर है उसको अपॉइंट करना है होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। तो MCA 21 एंड फाइलिंग इन XBRL। तो इसकी जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपकी आई थी 30 जनवरी 2020, जो कि कंपनी अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2020 में है। तो ये क्या कहती है, देखो ये जो बेसिकली अमेंडमेंट है वो इंसर्शन की है, तो इसका मतलब इसमें कुछ क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है। इंसर्ट किया गया है रूल 12 सब रूल 1A, यानी 1A किसके लिए है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज NBFC। तो जो NBFC कंप्लाई, जिसकी रिक्वायरमेंट है फॉर कंप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको क्या करना है, शेल फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद रजिस्ट्रार टुगेदर विद। अब ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि NBFC हो या नॉर्मल कंपनी हो, यू हैव टू फाइल योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द रजिस्ट्रार। बट इसकी जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, with form AOC4 NBFC Indian accounting standards and the consolidated financial statement if any with form this। तो NBFC को क्या करना है, consolidated financial statements along with AOC4 और जो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं आप पे वो। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है जो 30 जनवरी 2020 को आया रिगार्डिंग दिस।
अब सेकंड नोटिफिकेशन जो आपकी है वो है अबाउट निधि कंपनी। निधि कंपनी अब क्या होती है? देखो, इसकी जो नोटिफिकेशन थी वो 3 फरवरी 2020 में आई थी, बट आगे बढ़ने से पहले यू शुड नो व्हाट निधि कंपनी इज और उसको इनकॉर्पोरेट करने के क्या है, क्योंकि कंपनीज आपकी बहुत हैं, बट निधि कंपनी क्या है एक बार उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। सी, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निधि इज टू कैरी on business for accepting deposit and lending money to member borrowers only against jewels। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका काम होता है वो डिपॉजिट एंड लैंडिंग होता है टू मेंबर्स, सिर्फ मेंबर्स के उससे होता है। और इसका जो सेकंड चीज है वो है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। ठीक है, जो निधि कंपनी को बोला भी जाता है। ये क्या करती है? ये सिर्फ लीड ओनली टू मेंबर्स एंड नेवर हैव डीलिंग विद नॉन मेंबर्स। So Nidhis were not expected to engage themselves in the business of chit fund। चिट फंड, हायर परचेज, इंश्योरेंस, ये सब इन चीजों में डील नहीं करती है। Such members are only individuals, body corporates or trust are never to be admitted as members in these companies। तो निधि कंपनीज में जो मेंबर्स होते हैं वो आपके इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, इसमें कंपनी, ट्रस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं एज मेंबर। नाउ थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा ये प्रिवेलिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट है निधि का। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेक्शन है, एप्लीकेबल सेक्शन, वो है 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें इसको क्या बोला जाता है? म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस अ कंपनी द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में बी। नाउ अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है फॉर द इनकॉर्पोरेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो देखो जो निधि कंपनी है वो आपकी क्या होनी चाहिए? एक पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। शेल हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। मतलब 5 लाख रुपीज की उसकी क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो उसके पास होना ही चाहिए। निधि कंपनी कभी भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती है। शेल नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स इफ प्रेफरेंस शेयर्स had been issued by the Nidhi before the commencement of the Act. Such preference shares shall be redeemed in accordance with the terms of issue of such shares. So, big no to preference shares. No Nidhi company shall have any object in its memorandum of association other than the object of cultivating the habit of thrift and saving amongst its members। तो जो उसके members होते हैं उसमें जो एक हैबिट है वो थ्रिफ्ट और सेविंग की है, जो सिर्फ और सिर्फ उसके मेंबर्स के लिए है। रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम lending to its members and only for the mutual benefit, and every company incorporated as Nidhi shall have at last words Nidhi Limited as part of its name। ठीक है, तो ये जो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, उसकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और कमेंसमेंट के टाइम मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वो इशू नहीं कर सकती है अगर जो आपकी निधि कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। तो उससे पहले अगर इनकॉर्पोरेटेड है तो वो उसको रिडीम कर देगी प्रेफरेंस शेयर्स को। थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ निधि कंपनी वो सिर्फ यही होना चाहिए, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग्स इट्स मेंबर्स। फोर्थ, आपको निधि लिमिटेड अपना एज अ नाम लगाना पड़ेगा एट द एंड। छोटी सी रिक्वायरमेंट्स और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी अमेंडमेंट पे। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नेट ओन्ड फंड्स। Every Nidhi shall, within a period of 1 year from the commencement of these rules, ensure that it has not less than 200 members, net owned funds of 10 lakh rupees or more, an unencumbered term deposit of not less than 10% of outstanding deposit specified ratio of net owned funds deposit is no 1:20। तो ये इसके कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जब आप इनकॉर्पोरेट करोगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि निधि कंपनी है क्या। अब हम इसकी देखते हैं जो आपकी ये है, ठीक है, सेकंड। ओके,
तो अब ये जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन थी वो हमारी क्या थी, देखो, निधि अमेंडमेंट रूल्स 2020 डेटेड 3 फरवरी 2020 इफेक्टिव फ्रॉम 10 फरवरी 2020, तो आपके लिए एप्लीकेबल है। अब उसमें क्या करा है इसने, सबसे पहले NDH 1, 2, 3 इन फॉर्म्स को रिप्लेस कर दिया है, और वो जो फॉर्म्स हैं नाम वही है, बट उनका जो मतलब जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है। NDH 1 में रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, 2 में एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, एंड NDH 3 में रिटर्न ऑफ निधि कंपनी फॉर हाफ ईयर एंडेड। ये आपका क्या है, फॉर्म्स हैं जो आपके रिप्लेस किए गए हैं। न्यू फॉर्म्स वर नोटिफाइड इन प्लेस ऑफ NDH 1, 2, 3 जो प्रीवियसली थे उनके केस में गया है। अब थर्ड जो आपका नोटिफिकेशन है वो भी निधि से रिलेटेड है, जो कि आपका है 14 फरवरी 2020। इन निधि रूल्स 2014 in rule 23A for the word 6 months, the words 9 month shall be substituted। अब इसका इफेक्ट क्या आया ये देखते हैं एक बार। देखो इसने क्या बोला, इसने क्या बोला कि निधि रूल्स जितना वर्ड 6 मंथ्स फ्रॉम द 9 मंथ्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब पहले 6 मंथ्स था, अब सब्स्टिट्यूट होके क्या हो गया है, 9 मंथ्स हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आया है, ये जो आया था ना 15/8/2019 shall get itself declared as निधि in accordance with this within a period of 1 year from the date of incorporation or within a period of 9 months from the date of commencement of निधि amendment rules, that is whichever is earlier। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जब आप इनकॉर्पोरेट हुए, ठीक है, रूल 3A निधि रूल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आपकी निधि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई, और विद इन अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम 15/8/2019 विच एवर इज लेटर, मतलब जो भी चीज बाद में होगी वो माना जाएगा। द पीरियड वॉज इनिशियली 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ निधि विच इज हेयर बाय एक्सटेंडेड फॉर अनदर 3 मंथ्स। तो पहले यहाँ पे क्या था बता देती हूँ, एक सेकेंड। पहले यहाँ पर जो आपकी निधि कंपनी है इसका जो ड्यूरेशन था वो था आपका 6 मंथ्स, बट उसको काट के अब क्या कर दिया है 9 मंथ्स। ये जो थी ये तो आप पहले भी पढ़ चुके होगे, ठीक है, कि जो विच एवर इज लेटर वगैरह वाला, बस उसमें 6 मंथ्स की जगह आपका क्या कर दिया है 9 मंथ्स कर दिया है, ठीक है। और यही आपका ना ये डिक्लेयर करता है, देखो एज पर कॉरिजेंडम, ठीक है, तो इसमें रूल 23A और रूल विद 23A सब रूल 23B, उसमें यही कहा गया है कि पहले जो 6 मंथ था अब वो 9 मंथ हो गया, नथिंग एल्स। और इसका जिसको मीनिंग नहीं पता मैं बता देती हूँ, कॉरिजेंडम का मतलब होता है एरर को आप रेक्टिफाई कर रहे हो, ठीक है, इन दी पब्लिश डॉक्यूमेंट। आपका कोई पब्लिश डॉक्यूमेंट है, पब्लिश हो चुका है, अब उसके बाद उसमें कुछ एरर है, आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कॉरिजेंडम, ठीक है। नाउ fifth sanitation of Nidhi companies towards compliance of provisions 406 of Companies Act 2013 and Nidhi Rules 2014 as amended and all. अब in order to make regulatory regime for Nidhi companies more effective and also to accomplish objective transparency and investor friendliness in corporate environment of the country, the central government has recently amended the provisions this in Nidhi has incorporated within this the thrift of this। ये आपका पूरा बताया है कि क्या है, ठीक है। अब वो बोल रहे थे amended provisions this hereby to apply central government for updation of their status declaration as निधि company in form NDH 4। अब टाइम फ्रेम मतलब देखो इसमें क्या बोला है उसने, निधि कंपनी को और थोड़ा सा इन्वेस्टर्स होते हैं सब होते हैं उसके इफेक्टिव बनाने के लिए या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ अचीव करने के लिए, एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को बूस्ट करने के लिए जो NDH 4 है जिसमें आप बताते हो डिक्लेयर करते हो द स्टेटस ऑफ निधि कंपनी, उसमें क्या है इसको जो टाइम फ्रेम है उसको आपने इम्प्रूव किया है। कैसे, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एज निधि बिफोर निधि अमेंडमेंट, जो कि आपकी इस दिन को आई थी जो हम बात कर रहे हैं 9 मंथ्स वाली, ठीक है,
विच एवर इज लेटर। तो पहला तो आपका टाइम फ्रेम ये वाला हुआ, मतलब ओवरऑल ना निधि कंपनी में सिर्फ एक यही टाइम फ्रेम है। फिर वो बोल रहा है सेकंड, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एज निधि और दिस have to apply within 60 days of 1 year from the incorporation extended period granted by regional director। मतलब वो बोल रहा है कि जब आपका वो जो 9th मंथ और 1 year वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो आपको जो अप्लाई करना है, have to apply within 60 days of the expiry of 1 year from the date of incorporation और extended period। extended period आपका कौन सा है? 9 month। तो इसमें 60 विदिन 60 डेज आपके एक्सपायरी से आपको डिक्लेयर करना है। फिर आपका फर्स्ट क्या है? In case of company does not comply with the above requirements, it shall not be allowed to file SH7 notice to register of alteration of share capital and PS3 return on allotment। अगर आप ये मतलब does not comply with the above requirements, अगर आप ये comply नहीं करते हो तो you are not allowed to file। आप SH7 जो कि है notice to registrar for any alteration of share capital and PS3 आप नहीं कर सकते हो। Now such companies are required to ensure strict adherence to provision of Companies Act 1956 or 2013 and Nidhi Rules 2014 as amended। In case of contravention of these provisions, the company, अब इसमें ही आपकी क्या आ गई? पेनल्टी आ गई। कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल इनिशियली द पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। मतलब आपका फाइन तो होगा बट 5,000 रुपीज एंड फर्दर फाइन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस वायलेशंस। सो देखो निधि कंपनी में मैं आपको एक बार पूरा ओवर बता दूंगी कि क्या क्या हमने पढ़ा था। बट फिर आपका थर्ड क्या है? इन्वेस्टर्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द स्टेटस ऑफ निधि कंपनी फ्रॉम द नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट फॉर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट। तो अभी तक हम एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अभी करा क्या। देखो सबसे पहले जो निधि कंपनी की जो फर्स्ट थी ना, वो थी आपकी एनबीएफसी की जो रूल, ये तो निधि कंपनी का भी नहीं था, ये तो आपका दूसरा था। ठीक है, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। रूल 12 में कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइल करनी है अलोंग विद दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस ऑफ एनबीएफसी। नाउ निधि कंपनी का जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया वो ये आया कि जो आपके इनिशियली जो आपके फॉर्म्स थे वो रिप्लेस हो चुके हैं और रिप्लेस करके ये हैं। तो प्लीज इसको तो ना स्टार मार्क कर देना इंपॉर्टेंट में, क्योंकि केस स्टडीज में ये चीजें ऐसी फंस जाती हैं। और फिर उसके बाद आपका आया रूल 23A जो आपका करेक्ट भी करा गया, रेक्टिफाई भी करा गया आफ्टर पब्लिकेशन। तो उसमें आपका ये था कि जो इसकी डेट आई थी वो थी 15/8/2019 जब ये नोटिफाई हुआ था। तो ये 6 मंथ से हटकर 9 मंथ्स हो गया। मतलब ये अमेंडमेंट जो है वो तो पहली है, अगस्त 19 में आई थी, बट उसको रेक्टिफाई करा गया है अब और एक्सटेंडेड पीरियड है 3 मंथ्स का, जो कि आपका 6 to 9 मंथ्स हो गया है। फिर इसका उसने यही बताया कि कॉरिजेंडम जो मैंने आपको बताया क्या मीनिंग है क्या नहीं है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद जो स्टेटस होता है उसका टाइम फ्रेम की वो बात कर रहा है। सबसे पहले तो 60 डेज में विद इन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी 1 ईयर या जो जिस भी मैटर में आप फॉल कर रहे हो, विच एवर इज लेटर बोला था ना उसने, तो जिसमें भी आप फॉल कर रहे हो उसके यू शुड हैव टू अप्लाई विद इन 60 डेज। सेकंड, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो इस रिक्वायरमेंट को, तो यू आर नॉट अलाउड टू फाइल फॉर्म SS7 जो कि है आपका नोटिस टू रजिस्टर फॉर एनी अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड PS3 दैट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। नाउ अब इसका जो क्या है पनिशमेंट है, अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो एवरी कंपनी और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल इनिशियली पनिशेबल विद फाइन। तो पहले जो स्टार्टिंग की इनिशियल जो पनिशमेंट है विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज एंड फर्दर फाइन इन द कॉन्टिन्यूस वायलेशंस। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका GNL2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? नोटिफिकेशन दिस एंड दिस कंपनीज रजिस्टर ऑफिस एंड फीस 18 February 2020। अब इसमें क्या बोल रहा है? फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, न्यू फॉर्म नोटिफाइड इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग GNL2। तो पहला जो आपका GNL2 था उसको दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स में सबमिट करने होते हैं वो आपका दूसरा आ चुका है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसके रिगार्डिंग और भी चीजें हैं, अभी देखते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ के है कंपनी इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स। देखो, इन द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 9 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। तो इसमें भी क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन आया है रूल 9 में। रूल 9 में क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। मतलब अगर आप अप्लाई करते हो अपना रिजर्वेशन ऑफ नेम, शैल बी मेड थ्रू द वेब सर्विस अवेलेबल एट mca.gov.in by using web service Spice Plus simplified performa of incorporating company electronically plus INC 32। पता है, एक बार इससे मुझे इंसिडेंट याद आया कि एक बार जो था ना, 1 मार्क क्वेश्चन में ये आया था कि स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है एग्जाम में। तो एक्चुअली जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कभी-कभी होता है कि बच्चे नहीं पढ़ते ऑब्वियसली कि क्या है ये, बच्चों ने बस पढ़ लिया लेकिन याद किसी को नहीं आता। परफॉर्म, प्रोफॉर्मा और ये सब कुछ। तो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ओवरऑल क्या है, आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो। अगर छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप ही नहीं समझोगे तो आप अपने क्लाइंट्स को कैसे कैटर करोगे? ठीक है? सो ये छोटी-छोटी चीज़ें इस पे प्लीज़ फ़ोकस करना। और इसमें क्या बोल रहा है, जब आप रिज़र्वेशन करते हो तो mca.gov.in पर आप स्पाइस प्लस में जाकर उस फॉर्म में प्लस INC 32 एंड चेंज फॉर एक्जिस्टिंग नेम बाय यूजिंग वेब रन। तो आपका एक्जिस्टिंग जो आपका एग्जिस्टिंग है वो आप रन के थ्रू करोगे, रिजर्व यूनिक नेम। और अगर आपको, ठीक है, ये करना है अलोंग विद द फी। ऑब्वियसली फी तो जाती है, विच में इधर अप्रूव और रिजेक्टेड द केस में बी बाय द रजिस्टर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC आफ्टर अलाउइंग रिसबमिशन दिस एंड दिस विदिन 15 days of the activation of the defects is the effect of 30। ये आपका एक नया चीज आई है, ठीक है। इसमें समझाने वाली तो ऐसा कोई बात नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है। और जिन बच्चों को एमसीए पे कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं और एमसीए में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो मैंने अपनी एक एमसीए सीरीज़ सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पे डाली थी। एमसीए सीरीज़ करके आपको मिल जाएगा, जिसमें कि 1 टू 10 वीडियोज़ हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि एमसीए को कैसे आप रजिस्टर करवा सकते हो एज़ इंडिविजुअल। फिर उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैंने पूरी आपको साइट समझाई है। और बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स हू आर अबाउट टू डू देयर ट्रेनिंग, और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको समझने में ईज़ी होगा। जैसे मैंने 10 वीडियोज़ रिलीज़ करी हैं और उसमें एक-एक चीज़ है, इसमें उसमें इनकॉर्पोरेशन का भी है, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहा है वो, ये हो गया, ठीक है? अब इसके सिम्प्लिफाइड फॉर्म में देख लेती हूँ, देखो। फॉर द वर्ड्स फॉर्म नंबर INC 32 व्हेनेवर दे अकर द फॉलोइंग वर्ड्स स्पाइस प्लस, ये आ चुका है। तो मतलब वो क्या कह रहा है, स्पाइस की जगह आपका स्पाइस प्लस हो गया है, ठीक है? फिर shall be substituted with the effect of 23rd February 2020। अब in Rule 38 of Companies Incorporation Rule, in the marginal heading of the word electronically spice, the words electronically spice plus shall be substituted from 23rd February 2020। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली। वैसे तो बेसिकली यही वही है कि इलेक्ट्रॉनिकली सब जाता है, बट फिर भी उसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस प्लस in the marginal heading of the words and Employees Provident Fund Organization EPFO registration, the following words Employee Provident Fund Organization EPFO registration and profession tax registration opening bank account shall be substituted। ठीक है। और ये for the letters agile pro shall be substituted after the clause following clause shall be inserted profession, वही है। अब इसका impact क्या है, देखो, as a part of Government of India ease of doing business initiatives, the Ministry of Corporate Affairs has introduced a new web form Spice Plus with the effect of 23rd February 2020 replacing the existing Spice form। तो आप अगर इम्पैक्ट भी पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्पाइस की जगह क्या हो गया है, स्पाइस प्लस हो गया है। इज एन इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म ऑफरिंग मल्टीपल सर्विसेज, नेम रिजर्वेशन, इनकॉर्पोरेशन, डिन अलॉटमेंट, मिनिमम मैक्सिमम 3 दिन, मैंडेटरी इशू ऑफ 10 पैन, और ये सब कुछ मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने तो मतलब एक में क्लब कर दिया। स्पाइस पहले था जिसमें कुछ लिमिटेड चीजें थी, स्पाइस प्लस में और चीजें ऐड ऑन हो गई हैं जो आप एक ही गो में सारी फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। और ये सब आपका इसमें आफ्टर इंट्रोडक्शन स्पाइस प्लस वेब फॉर्म रन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो रन जो है RUN, जो आपकी RUN सर्विसेज थी,
वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है फॉर अ चेंज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज। अगर मेरी कंपनी पहले एग्जिस्ट कर रही है और मुझे उसका नेम चेंज करना है तो सिर्फ मैं रन तब यूज कर सकती हूँ, अदरवाइज हर चीज के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, रन जो था वो किसके लिए यूज होता था, आप वहां पे रिजर्व कराओ नेम और फिर उसके बाद, लेकिन अब ये नहीं है, अब स्पाइस प्लस में सब कुछ हो जाएगा और रन सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए रहेगा। नाउ न्यू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड थ्रू स्पाइस प्लस, अब ये एग्जिस्टिंग कंपनीज की बात तो हो गई, बट जो न्यू है एंड देयर बाय हैव ऑब्टेन्ड ईपीएफओ ईएसआई नंबर्स will have to file statutory returns only when they cross threshold limit prescribed under the relevant acts। ठीक है, तो ये उसका एक क्राइटेरिया है। फिर है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स इन केस ऑफ दिस GNL2 इन सीरियल नंबर 3 द आइटम नंबर दिस। देखो अब इसमें क्या है ना, द फॉलोइंग फाइलिंग अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 आफ्टर द फर्स्ट column verification column the following shall be inserted, namely particulars of person signing and submitting the form, name and capacity। तो ये इसमें क्या हो गया, एड ऑन हो गया। ओके तो इसमें और कुछ नहीं था, GNL2 में सिर्फ कुछ चीजें ये जो है आपकी, ये आपकी इनकॉर्पोरेट की गई। फिर नोटिफिकेशन द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स, इसमें क्या है आपका, इन फॉर्म INC 28 इन सीरियल नंबर दिस एंड दैट द फॉलोइंग सब क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। तो इसमें आपका सब क्लॉज INC 28 में इंसर्ट हुआ है, सेक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी विच हैज अंडर विच ऑर्डर पास्ड, बस ये कुछ हुआ है, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम मूव करते हैं टू द डायरेक्टर्स, और मैंने सारी चीजें आपको कवर करा दी हैं इसमें। लास्ट जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स में कहाँ कहाँ चीजें आई हैं, देखो सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन किस पे दे रहा है वो, क्लैरिफिकेशन ऑन प्रोसिक्यूशंस फाइल्ड और इंटरनल एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन प्रमोटर्स, नॉन केएमपी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो आपके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और जो आपके इनिशियली सारे हैं नॉन प्रमोटर्स, नॉन केएमपी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तो ये हैं, इनके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन होता है, कुछ फाइलिंग होती है, कुछ भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उस पे क्लैरिफिकेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर रखना बहुत जरूरी है कि जो डायरेक्टर्स हैं उसके किस पार्ट में है, क्योंकि पढ़ते हैं अब ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक है, कौन सा नहीं है। Circular clearly shows the ministry resolve and intent to give protection to independent directors and other non-executive directors। मतलब प्रोसिक्यूशन से हमें समझ में जाना चाहिए कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या कुछ और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या नॉन प्रमोटर्स या नॉन केएमपी डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए प्रोटेक्शन शील्ड एक लाई गई है फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो कोई भी आपके सिविल या क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोसिक्यूशन है, तो उन डायरेक्टर्स को थोड़ा सा मतलब सिविल या क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उसके रिगार्डिंग, अनलेस देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट बीइंग पार्टी टू एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द कंपनी। तो मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, ये भी नहीं कि उसको अनड्यू मतलब एडवांटेज दिए जा रही है डायरेक्टर्स को और प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बट अगर जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो इस तरीके से वो करी जा रही है। तो ये जो आपका सेक्शन 149(12) है, 149(12) है of Companies Act is a non-obstant clause which provides that an independent director and a non-executive director not being promoter वगैरह 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 तो shall be held liable, okay, only in respect of such acts of omission commission by a company which has occurred with his knowledge, attributable through board processes and with his consent and or convenience conveyance or which had not acted diligently। तो एक तरीके से अगर उसकी नॉलेज में है तो प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर कुछ भी ऐसा है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो उस केस में इन सब लोगों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो।
So independent director, non-executive directors should not aid in any criminal this unless the mentioned criterion is met. तो MCA ने ये सब क्लैरिफाई करा है इसके रिगार्डिंग, ठीक है. The records available in the office of the registrar, including A form DR 11, 12, along with the copies of annual returns वगैरह वगैरह, should also be examined so as to ascertain whether particular director or KMP was serving in the company on the date of the default. तो जब आपका DR 11, DR 12 जाता है उसमें डेट मेंशन होती है, सब होती है. जब आप निकलते हो तो अगर कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो कि रिस्पेक्टिव जो डायरेक्टर है जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन है या फाइल हुआ है केस, वेदर सिविल और क्रिमिनल, तो DR 12 और DR 11 से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक में कॉन्सेंट जाती है और एक में आपका डिटेल्स होती हैं सारी, किस डेट को होगा, कैसे होगा, वो सारा आपका इसमें सॉर्टेड होता है. In case of any doubt with regard to the liability of any person for any proceedings required to be initiated by the registrar, guidance may be sought from the Ministry of this to Director General of this and this, and further in respect of cases where prosecution have been already filed out but do not meet criteria, then such cases may be submitted Minister of Necessary Examination further direction. तो मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप further directions या एग्जामिनेशन के लिए दे सकते हो, ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज डायरेक्टेड ऑल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इमीडिएटली फॉलो द अबव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विद ऑल ऑनगोइंग केसेस. तो जो भी आपके ऑनगोइंग केसेस हैं उसमें आप ये प्रोसीजर फॉलो करो. किस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे डायरेक्टर कब था कब नहीं था, ठीक है. नाउ कंपनीज अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि आपका 28 फरवरी 2020 को आया है. So MCA has extended the date of registrar on details of independent director in the independent data bank by 2 months from the initial 3 months to 5 months from the commencement of company. तो ये आपका 5th amendment rule 2019 है. इसमें जो डेट है for the registration the companies मतलब by another 2 months from 5 to 7 months. तो मतलब पहले 5 था, अब आपको 7 months कर दिया है, तो ये एक्सटेंशन मिल गया है. अब इसमें क्या है, डेटेड 23 जून 2020 हैज फर्दर एक्सटेंड द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक फ्रॉम 7 to 10 मंथ्स. तो यहाँ पे आपका 7 to 10 मंथ्स हो गया है, जो आपका डेटा बैंक में जाएगा. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक में बाय 2 मंथ्स फॉर दिस एंड दैट. और फिर उसके बाद जो आपकी अमेंडमेंट आई लास्ट, अब ये आपका 10 मंथ्स हो गया है, 7 to 10. तो मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, पहले 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, अब जो फाइनली जो 2020 जो आपके अमेंडमेंट रूल्स हैं वो आपका हो चुका है 7 to 10 मंथ्स. तो आप जो याद करोगे वो क्या करोगे, 10 मंथ्स, ठीक है. नाउ आफ्टर ऑल दी अमेंडमेंट्स, ठीक है, शेल रेड एज अंडर. अब और क्लैरिफिकेशंस के लिए आपको ये समझना है. Compliances required by person eligible and willing to be appointed as independent director. जो भी आपको compliances करने हैं as independent director, जब आप qualified वगैरह हो, तो क्या करना है आपको, every individual who has been appointed as independent director in the company on the date of commencement of this and this shall within period of 10 months from such commencement or who intends to get appointed as independent director in a company after such commencement shall before such appointment. मतलब कमेंसमेंट किस चीज की कह रहा है, वो हमेशा अमेंडमेंट की बात कर रहा है. तो अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 1 year और 5 years और द लाइफ टाइम फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक स्टेप्स टू स्पेसिफाइड रूल्स एंड ऑल. तो वो क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूजन ऑफ द नेम इन द डेटा बैंक. जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो इंडिविजुअल है, वो अपना नाम डेटा बैंक में डालने के लिए किस तरीके से अप्लाई करेगा. उसे 5 साल के लिए चाहिए, उसे 1 साल के लिए चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चाहिए, जो भी है, ठीक है. और टिल दी कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ डेटा बैंक से रिलेटेड आया. फर्स्ट जो आपका आया वो क्या था, प्रोसिक्यूशन, मतलब 149/12 जो आपकी पहली अमेंडमेंट थी. सेकेंड अमेंडमेंट में क्या बोल रहा है वो, कि जो भी इंडिविजुअल है वो डेटा बैंक में जो है उसका जो टाइम है वो एक्सटेंड हो चुका है 3 to 5 to 7 to 10, अब 10 मंथ्स है, ठीक है. और वो उसको अप्लाई करना है ऑनलाइन जितने भी टाइम के लिए उसको चाहिए. अब MCA हैज एग्जेम्प्टेड, जो आपकी सेकेंड अमेंडमेंट है,
has exempted the experienced KMP and directors from online proficiency self-assessment test for the appointment of independent director. बेसिकली ये जो पूरी अमेंडमेंट है ना डायरेक्टर्स में, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड है। आगे पीछे कुछ चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें वो क्या बोल रहा है कि जो आपका ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसको क्या कर दिया है एमसीए ने, एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो an individual shall not require to pass an online proficiency self-assessment test when he served as a director of KMP for a total period not less than 10 years on the date of the inclusion of this। देखो आज 2020 में मैंने अपना डेटा बैंक में एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंक्लूजन कर दिया। अब यहाँ से मुझे 10 साल हो गए, तो मुझे उसके बाद कोई भी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। Inclusion of his name in data bank in one or more following companies: listed public company, unlisted public company having paid up share capital 10 crores or more, and body corporate listed and recognized or stock exchange। तो इसमें आपको क्या है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सेकंड प्रोविजो क्या है आपका, पोस्ट अमेंडमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द वर्ड कंपनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो इसमें एक तरीके से ये आपका दे रखा है कि जो वर्ड है कंपनीज, द वर्ड कंपनीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। पोस्ट अमेंडमेंट आपका शैल बी रेड एज अंडर। पोस्ट अमेंडमेंट अब कैसे पढ़ोगे आप, देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 years, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, referred to in the first proviso, any period during the individual was acting as a director or as a key managerial personnel in 2 or more companies or body corporate at same time shall be counted only once। ठीक है, तो ये आपका पूरा डायरेक्टर चैप्टर था। एक बार मैं छोटा सा बता देती हूँ कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से था, पहले उसको प्रोटेक्ट किया, फिर डेटा बैंक का जो पीरियड था वो एक्सटेंड हुआ, फिर उसकी प्रोफिशिएंसी और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट है वो आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपने जब से नाम अपना डेटा बैंक में रजिस्टर कराया है, इंसर्ट कराया है, उससे अगर आपको 10 साल हो गए हैं तो, और फिर उसका फर्दर क्राइटेरिया था। तो ये आपकी पूरी अमेंडमेंट्स हैं। अब मैं आपको चार्ट फॉर्म बता देती हूँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे और आपको बतानी है, तो प्लीज़ भी क्लास खत्म नहीं हुई है। देखो, ये है आपका टेबुलर चार्ट, ठीक है। ये आपका है टेबुलर चार्ट। टेबुलर चार्ट फॉर सीएस सप्लीमेंट दिसंबर 2020। चैप्टर, जिस भी चैप्टर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चैप्टर में जो भी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ में है, शेयर एंड शेयर कैपिटल में है, इससे क्या होगा ना, एक ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए कि किसमें आपको कैसे पढ़ना है। डेट, किस दिन नोटिफाई हुआ था, किस दिन ऑफिशियल गैजेट में आया था, नोटिफिकेशन आई थी 2 मार्च 2020। किसमें आई थी, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन दिस इन द कंपनीज एक्ट। हुआ क्या था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और वो किसमें हुआ था आपका, विद द इंसर्शन मोर क्लैरिटी हैज बीन गिवन दिस, जो उधर भी है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल, किस दिन नोटिफिकेशन आई थी, क्या आया था, और किस किस में कितनी थी। देखो, अब शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में ना आपकी 3 अमेंडमेंट्स हैं, सॉरी 2 अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। अब जैसे-जैसे है ना मैं आपको बताती जाऊँगी। जैसे सीएसआर मैंने आपको बताया, तो क्लैरिफिकेशन ऑफ सीएसआर फंड्स, पीएम केयर फंड्स, और आपका शेड्यूल 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैंने पूरा एलॉबरेट करके आपको समझाया है ताकि उस टाइम आपको दिक्कत ना हो कि किसमें क्या आया है, ठीक है। अब ये जो है पूरा आपका चार्ट है, एक्सबीआरएल में देखो जो मैंने आपको बताया, पहला आपका एनबीएफसी में था, फिर आपके फॉर्म्स में था, फिर कुछ इनकॉर्पोरेशन सब्स्टिट्यूट हुआ, फिर आपका कॉरिजेंडम था, फिर एनडीएच 4 था। तो इस तरीके से आपकी मैंने पूरी चीज़ें करी हैं, आप वहाँ से पढ़ लो या फिर चार्ट फॉर्म से पढ़ो, जिस तरीके से आपको वो होगा, ठीक है। अब ये पूरा आपका डायरेक्टर्स तक था। ठीक है, डायरेक्टर्स का ही मैंने बता दिया कि क्या-क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? आप यहाँ से चेक कर सकते हो।
ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा बनाया है। अब एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, कभी-कभी क्या होता है ना कि बच्चों को पता नहीं चलता कि हमें किस तरीके से अगर कोई एक्ट है या रूल्स हैं, हम कहाँ जाकर देखें, वेयर एक्ट। देखो एमसीए की साइट पर मतलब गूगल पे आप सब सिंपली टाइप करो एमसीए ई-बुक, ठीक है? जो फर्स्ट लिंक होगा उसे क्लिक करो। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास पूरा एक टाइप से बेयर एक्ट ओपन हो जाएगा। अब डेट डालकर देख सकते हो, आप कैसे भी देख सकते हो कि आपकी जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, वो कब आई है, कब नोटिफ़ाई हुई है, सब कुछ। आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कंपनी रूल्स हैं, ठीक है? और मैं आपको डिबेंचर वाला बताती हूँ जो मैं डीआरआर करा था, ठीक है? अब इसमें आपके ये हैं रूल 1 टू 4 नोटिफ़िकेशन डेट 31/3/2014 मतलब हर एक चीज़ आपकी इस पे आ जाएगी, ठीक है? अब जैसे मुझे देखना है शेयर एंड दिस, ठीक है? तो मैंने इस पे क्लिक किया। इसके बाद मुझे सारी चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है? सर्च इन रूल्स कंटेंट अब मैं रूल 18 करती हूँ। रूल 18 मैंने एंटर मारा, तो इसमें सारी चीज़ें आ गई, ठीक है? अब ये जो रूल्स हैं, ये आपके पास आ जाएँगे। ये आपके रूल्स आ गए और आपको नेक्स्ट कर के आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये पूरा डायरेक्ट यहाँ पे खुल जाएगा। बस ये है कि टाइम के साथ ना पढ़ते-पढ़ते आपको टाइम लगेगा कि किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? अब ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टीज़ अगर मैं करती हूँ, तो ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टीज़ खुल जाएगा क्योंकि मैंने क्या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉज़िटर वाला शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला मैंने खोला हुआ है, ठीक है? मैं नेक्स्ट कर के या कैसे भी आप ये कर सकते हो। तो अगर आपको रेफ़रेंस चाहिए कि आप बेयर एक्ट कहाँ से पढ़ सकते हो, जिन बच्चों को नहीं पता है, उन सब के लिए मैंने ये यहाँ पे लाई है, ठीक है? तो जितनी भी अमेंडमेंट्स थी फॉर 2020 कंपनी लॉ में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हो लीगल ब्रेनरी, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जितने भी ये चार्ट फॉर्म हैं, कुछ भी हैं, सब डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से डाउनलोड करो और इसको रीड करो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ है, तो फ़ील फ्री टू आस्क मी ईदर ऑन इंस्टाग्राम और ऑन यूट्यूब और मेरी ईमेल आईडी भी है, जो कि आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप उस तरीके से जाकर मुझसे पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, स्टडी वेल एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।